नमस्ते। इस वीडियो में हम करेंगे एस्टेट पीजीटी इंग्लिश जो 60 नंबर में सब्जेक्ट आता है, वो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं और ये साल कौन सा था 2022 वाला जो पेपर है वो वाला हम सोल्व करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो तुम चाहे टीसीटी हो चाहे पीजीटी देखना तो है तुमने ये, पर एक्चुअल में है ये पीजीटी का पेपर। पर टीजीटी वाले भी देखो, क्योंकि इसके अंदर लिटरेचर का सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा मोस्टली क्या है, ग्रामर है, एनसीईआरटी है और फोनेटिक के क्वेश्चंस हैं। और पेडागोजी का एक भी क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि तब तक सिलेबस चेंज नहीं हुआ था। तो ये तुम सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। चलो हम शुरू करते हैं। हमारा जो ये पहला प्रश्न है इंग्लिश का, पहला प्रश्न है द मैन डैश इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड। कह रहा है जो मैन ऑनेस्ट है उस पर भरोसा किया जा सकता है। अब हमें इसके अंदर फिल करना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो तुम एलिमिनेट करना सीख लो तो इजी हो जाएगा। जो विच है हम यूज करते हैं जब हम यूज चीज लिखते हैं थिंग्स के लिए, THINGS थिंग्स, और एनिमल्स के लिए ANIMALS एनिमल्स के लिए। जब आएगी वस्तुएं आएंगी और एनिमल्स आएंगे तब हम विच यूज करेंगे। वोट का यूज हम करते हैं जब हमें क्या बताना होता है, कोई भी थिंग के बारे में कुछ बोलना होता है, या फिर कोई आइडिया के बारे में, THING थिंग, और आइडिया IDEA आइडिया। ठीक है, जैसे अगर मैं ऐसे लिख दूं TELL, टेल मी व्हाट, WHAT व्हाट यू वांट, WANT कि मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो यहाँ पे ये व्हाट क्या सजेस्ट कर रहा है, आइडिया। ठीक है, तो तब हम करते हैं। तो ये तीन और दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब रहा होम। होम जब हम यूज करते हैं तब, जब एज अ ऑब्जेक्ट हमें चाहिए तब हम यूज करेंगे। अदरवाइज जब हमें सब्जेक्ट यूज करना है और रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है तो उस कंडीशन में हम यूज करेंगे हमारे हु को, WHO। द मैन हु इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड, यहाँ पे हु ऑप्शन सही हो जाएगा। कि ये जो हु है ना, हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो ये यहाँ पे सब्जेक्ट है किसका, इज ऑनेस्ट का। इज ऑनेस्ट का सब्जेक्ट है यहाँ पे हु, ठीक है, और इज ट्रस्टेड का सब्जेक्ट है द मैन। प्रश्न है नेम द ऑथर ऑफ द स्टोरी लो स्प्रिंग। लो स्प्रिंग जो ऑथर है उसके जो राइटर है वो कौन है। ठीक, जो ये लो स्प्रिंग है ना, ये हमारी है सबसे पहले 12th क्लास की जो बुक है उसके अंदर ये आया हुआ है लो स्प्रिंग। और इस जो बुक का क्या नाम है जिस बुक में ये आया हुआ है, तो वो है फ्लेमिंगो, FLAMINGO फ्लेमिंगो। जो ये प्रोज की बुक है उसका है ये चैप्टर हमारा लो स्प्रिंग, और ये सेकंड चैप्टर का नाम है। तो अब ये कह रहा है इसके ऑथर का नाम बताओ, राइटर का नाम बताओ। तो इसके राइटर का नाम है एनिस जुंग। अब ना एक और चीज याद रख लेना कि कोई भी जो चैप्टर्स आए हुए हैं वो किस सोर्स से एक्सट्रैक्ट है। ऐसे क्वेश्चन अब रिसेंटली आए हैं कि ये जो फलाना वर्क है ये कौन से वर्क से एक्सट्रैक्ट किया गया है, कि कहाँ से लिया गया है, इसका सोर्स क्या है। ठीक है, तो ये जो लो स्प्रिंग है ना, इसका सोर्स क्या है नोट कर लो। नाम है LOST लोस्ट, SPRING स्प्रिंग, स्टोरीज STORIES, ऑफ स्टोलन STOLEN, और चाइल्डहुड CHILDHOOD स्टोरी। लो स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, ये जो है सोर्स इससे लिया गया है। चैप्टर कौन सा हमारा जो लो स्प्रिंग है वो, और लिखा किसने है, वो एनिस जुंग ने। देखो कि लोस्ट हो गया है कुछ तो हमने क्या शुरू कर दी है, जंग शुरू कर दी है। ऐसे करके नाम याद रख लेना, तुम्हें इजीली याद रह जाएगा। एक दो बार मन मन में बोलना, तुम्हें याद रह जाएगी चीजें। ठीक है, हमारा जो पहला ऑप्शन है ये भी समझ लो, तुम्हें एक बार रिवीजन हो जाएगा। जो AR बार्टन है उन्होंने जो 12th क्लास में फ्लेमिंगो बुक है प्रो सेक्शन की, उसके अंदर चैप्टर है गोइंग प्लेसेस, GOING गोइंग प्लेसेस, PLACES। ये लिखा है इन्होंने, किसने लिखा है, AC बार्टन ने। अब देखो चैप्टर का क्या नाम है, गोइंग प्लेसेस, GOING PLACE। और ये अब हम इसको याद कैसे रखें, कह रहा है कि हमें बार में जाना है, बार में गो करना है, गोइंग करना है, हमें गोइंग प्लेस पे जाना है, और वो प्लेस कौन सा है, बार, बार्टन, बार्टन में जाना है। ऐसे करके 2-3 बार बोलना, तुम्हें याद रह जाएगा। अगला हमारा राइटर है एड्रिन रिच। ये भी 12th क्लास की पोएम है एक, उसका नाम है आंट, AUNT आंट।
जेनिफर GENNIFER टाइगर्स TIGERS, ठीक है। और जो ये कह रहा है जो रिच कौन है, जो हमारी आंट है वो रिच है, ठीक है। एड्रीन रिच है, उन्होंने कौन सी पोइम लिखी है, आंट जेनिफर्स टाइगर, 12th क्लास की है ये भी, फ्लेमिंगो ही बुक के अंदर है ये। और जो AR बार्टन ने लिखी थी गोइंग प्लेसेस, ये भी फ्लेमिंगो में है। लो स्प्रिंग, ये भी हमारी फ्लेमिंगो बुक में है, 12th क्लास के हैं ये सारे चैप्टर। अब ये जो ये फिशर है, इसको तुम देख लो, आगे एक क्वेश्चन भी आएगा इससे रिलेटेड। अभी मैंने तुम्हें कहा था ना कि कौन सी वर्क है, कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया है, वो याद रख लेना। तो ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ है। ये जो लुइस फिशर है ना, ये अमेरिकन जर्नलिस्ट है, AMERICAN, अमेरिकन जर्नलिस्ट, JOURNALIST, ठीक है। तो इन्होंने ना एक वर्क लिखा था, द लाइफ LIFE ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है। और इससे इन्होंने एक वर्क, इस वर्क से एक वर्क लिया गया है 12th क्लास की बुक के अंदर, इंडिगो, ठीक है। इंडिगो 5वां चैप्टर है। और ये कौन सा है, फ्लेमिंगो, जो सेम हमारी बुक है प्रोज की, उसके अंदर ही है ये, वहां से ये लिया गया है, ठीक है। तो इंडिगो जो अगर पूछा जाए कि इसका सोर्स क्या है, तो तुम बोलना द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है। और लिखा किसने है, लुइस फिशर ने। 2-3 बार इसको बोलना, तुम्हें याद रह जाएगा। लाइफ कैसी होती है लुइस की, फिशर की लाइफ कैसी होती है, ऐसे बोलना, याद रह जाएगा। अब प्रश्न है अगला कि जो वोवल साउंड है ना, इसमें आई, यहाँ पे इसमें कौन सा इसका ट्रांसक्रिप्शन है सही, जो राइट है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, बड़ी ई की मात्रा, ऐसे करके याद रख लेना। योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर द सन्स एंड डॉक्टर्स ऑफ लाइफ लॉन्जिंग फॉर इटसेल्फ, दे कम थ्रू यू बट नो फ्रॉम यू। ये जो लाइन है वो कौन से चैप्टर से ली गई है, तो ये ली गई है द चाइल्डहुड से। तो चाइल्डहुड चैप्टर है ये, क्लास जो 9th है उसका है ये। अगर तुमसे ये पूछा जाए कि ये जो वर्क है ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया है, तो ये किया गया है हमारा विंग्स ऑफ फायर। और ये लिखा किसने है, APJ अब्दुल कलाम ने लिखा है। और उससे ये चाइल्डहुड वर्क है हमारा, एक्सट्रैक्ट है। ये लिख लो, नोट कर लो, क्वेश्चन आए हुए हैं ऐसे, कहीं ये फिर से रिपीट हो तो तुम्हें हेल्प हो जाएगा। तो हमारे 94वें प्रश्न का आंसर क्या है, चाइल्डहुड। कह रहा है कि समवन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो इंसान, जो भी कोई भी चीज है जो हर जगह प्रेजेंट है, तो उसको बोलते हैं हम ओमनी प्रेजेंट। देखो हर जगह प्रेजेंट है तो प्रेजेंट इसमें आ रहा है, बस आगे तुमने ओमनी लगाना है, OMNI। देखो जब भी इनडायरेक्ट स्पीच कर रहे होते हैं ना, तो हमें क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या है और यहाँ पे क्या है। सबसे इजी रहेगा याद करना, जैसे यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जैसे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म है मतलब पास्ट है, तो यहाँ पे जो भी इनडायरेक्ट स्पीच होगी वो पास्ट में होगी, तो हम उसको रखते हैं, अदरवाइज हम ना रखें तो हमारे लिए इजी हो जाएगा सोल्व करना। या फिर तुम ये देख लो, ही सेड आई बोट दीज पर्ल्स फॉर माई मदर, कि कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के क्या लगाया गया है। सबसे पहले हमें खुद को पता होना चाहिए कि कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के लगता क्या है। ये सिंपल सेंटेंस है, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के हम दैट लगाते हैं, तो पहले और दूसरे में है ही नहीं, तो ये दोनों कट गए, ठीक है। अगर ऐसे सोल्व करते हो तो 2 ऑप्शन कट गए, 2 रह गए, उसमें से हमें उठाना है। जब ये समझ में आ गई ये 2 कट गए, ये दोनों ही कट गए, तो अब तीसरे चौथे में से क्या करना है, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो आगे भी पास्ट में होना चाहिए। तो विल बोट, ये तो सेंटेंस ही गलत हो गया। विल मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जो इसमें नहीं दे रखी, इसमें क्या दे दिया, विल बोट, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो तीनों ऑप्शन गलत हो गए, तो बच गया एक हमारा चौथा ऑप्शन, नन ऑफ दीज, ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो हम चौथे ऑप्शन को सही कर देंगे, ठीक है। और ये जो अभी तुम्हें बताया था कि आई बोट दीज पर्ल्स फॉर माई मदर, यहाँ पे क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट है, तो नीचे वालों में जहाँ पे भी इनडायरेक्ट जो स्पीच है पास्ट होगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन, ही बाय। ये सिंपल हमारा प्रेजेंट है तो इसको काट दो, विल बाय ये भी काट दो क्योंकि ये फ्यूचर दिखा रहा है। अब आगे कह रहा है ही विल बोट, ये हमारा गलत है क्योंकि विल शैल मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये अकेला यही बच गया। तो ऐसे करके तुम कैसे भी ऑप्शन के साथ पहुंच सकते हो सही ऑप्शन के पास।
ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं जो इन ये नरेशन होते हैं और जो वॉइस होते हैं। अब ये प्रश्न है हमारा, विच ऑफ स्टोरी ऑफ ओ हेनरी हैज़ कैरेक्टर्स स्यू एंड जोन्सी, कि कौन सा ये जो वर्क है जिसके अंदर ये कैरेक्टर्स दे रखे हैं, सू भी है और जोन्सी भी है। तो ये दे रखे हैं हमारे जो लास्ट लीफ है ना उसके अंदर, जिसमें ये सू और जोन्सी हैं, दोनों क्या हैं, अच्छे दोस्त होते हैं, ठीक है। और ये रहते कहाँ है, ग्रीनविच, GREENWICH, ग्रीनविच जो विलेज है वहाँ पे रहते हैं। और वहाँ पे क्या होता है, जो ये जोन्सी है ना इसको निमोनिया हो जाता है। निमोनिया की स्पेलिंग याद रख लो, PNEUMONIA, ये निमोनिया की स्पेलिंग है। इसको निमोनिया हो जाता है तो वहाँ पे एक ट्री होता है, उस ट्री का नाम है आईवी, वाइन ट्री, कि अगर इसके सारे पत्ते गिर जाएंगे तो उस दिन मैं मर जाऊंगी, ऐसा सोचती है। तो जो इसकी फ्रेंड होती है सू, वो इसकी बहुत ज़्यादा केयर करती है, तो वो जाती है एक पेंटर के पास, उसका नाम है BEHRMAN, ठीक है। तो वो एक लीफ पेंट करता है और लास्ट में ये खुद ही मर जाता है। तो ये सारी स्टोरी है। सू और जोन्सी कौन से उसमें है, वर्क में है, तो ए ऑप्शन है हमारा, जो लास्ट लीफ है उसमें है। अब यहाँ से तुम्हें एक चीज समझ में आ गई होगी कि तुम्हें कैरेक्टर्स के नाम याद रखने हैं, ताकि तुम ये बताओ कि ये जो वर्क है वो कौन से चैप्टर, ये राइटर है कौन से चैप्टर में आए हैं, ठीक है। अब इसके साथ ये भी देख लो ताकि तुम्हारा रिवीजन हो जाए। जो गिफ्ट ऑफ मैगी है ना, इसमें क्या है, ये लिखा किसने है, ये भी ओ हेनरी ने लिखा है। ये जितने भी वर्क हैं सारे ओ हेनरी के हैं। तो ये जो है ना, और ये स्टोरी सारी है क्लास 9th की स्टोरियां हैं, ये बात याद रख लेना। तो देख लो कि पीजीटी के अंदर भी 9th से आए हुए थे, ये 2022 के पेपर में है, तो तुम रिस्क मत लेना, करके जाना 9th के भी। अब जो गिफ्ट ऑफ मैगी है ना, ये दो कपल की स्टोरी है, और इनमें कपल का क्या नाम है, जिम, दूसरे लड़की का नाम है डेला। जिम और डेला है, दो कपल हैं। इसमें जिम क्या करता है, इसके डेला के ना बाल बहुत ज्यादा सुंदर होते हैं, तो जिम ना अपनी वॉच बेच देता है ताकि वो इसके लिए, डेला के लिए एक कोम्ब लेके आए, कंघी लेके आए। और डेला अपने बाल बेच देती है ताकि ये इसकी वॉच के लिए क्या खरीद सके, एक चेन खरीद सके। तो ऐसे करके ये सारी स्टोरी है। अब जो तीसरा है, द रैंसम ऑफ रेड चीफ, इसके अंदर क्या है, दो किडनैपर्स की स्टोरी है, ये ह्यूमरस स्टोरी है, HUMOURS, ह्यूमरस स्टोरी है, जिसमें जो किडनैपर हैं दो, उनका क्या नाम है, सैम, एंड दूसरे का क्या नाम है, बिल। वो ये किडनैप कर लेते हैं एक बच्चे को, रेड चीफ, REDCHIEF। और इस सारी स्टोरी इनकी रिवॉल्व घूमती है। अब चौथा है हमारा ऑप्शन, द कोप एंड द एंथम। ये इसमें जो मेन कैरेक्टर होता है ना, वो होमलेस होता है, उसका नाम होता है SOAPY, जो खुद को रेस्ट कराना चाहता है ताकि वो विंटर में क्या कर सके, शेल्टर प्राप्त कर सके। तो ये सारी स्टोरी थी। अब आगे करते हैं, इसमें हमें पैसिव वॉइस बताना है, ये जो दे रखा है उसका। देखो ये क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है, एक ऐसे लिख देगा चेंज द वॉइस, वॉइस चेंज करो। तो सबसे पहले ये देखना कि एक्टिव में है या पैसिव में है। अगर ये एक्टिव में है तो इसको पैसिव में चेंज कर देना, अगर ये पैसिव में है तो इसको एक्टिव में चेंज करना, ऐसे ही ऑप्शन दिया जाएगा। पर इसने जब लिख दिया कि पैसिव में चेंज करो, तो हमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं, देखो कैसे करना है, एलिमिनेट करना है हमें, और कुछ नहीं करना। तो सबसे पहले तो क्या कर सकते हो तुम, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको आगे लेके आ सकते हो। तो जहां जहां नहीं लेके आए तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। जैसे वो अस को अगर हम आगे सब्जेक्टिव फॉर्म में लेके आएंगे तो वो वी बन जाएगा। तो तीसरे और चौथे में नहीं है, तो ये दो ऑप्शन बच रहे हैं, तो हम आसानी से ढूंढ सकते हैं कि क्या सही है। मान लो हम इसको ऐसे ही सोल्व कर रहे हैं, इन दोनों को काट दिया, हम वी को आगे लेके आ गए, हम इन दोनों में से हमें बताना है कि सही कौन सा है। तो हमेशा याद रख लेना, जो भी पैसिव हमें बनाना होता है, हमारी हेल्पिंग वर्ब जिस भी कंडीशन में होती है उसको हम उधर ही वैसे ही लेके जाते हैं। मतलब जिस भी टेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी ना, वैसे में हम उसको उसी में लेके जाएंगे, सिर्फ उसका नंबर चेंज कर देंगे, सिंगुलर हो जाएगा या प्लूरल हो जाएगा, अदरवाइज रहेगा वो वही। जैसे हैव है, हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो चेंज करेंगे तो इसमें हो जाएगा हैज हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म, या तो हैज आएगा या हैव आएगा, और बीन थर्ड फॉर्म तो आएगा ही आएगा। तो इसके अंदर क्या, किस ऑप्शन में है ये वाली कंडीशन, तो सिर्फ पहले ऑप्शन में है, तो दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, पहला।
अगर तुम इतना नहीं करना चाहते तो सीधा सिर्फ टेंस देखो इसका टेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, जो है क्या है, हैज अ प्लस थर्ड फॉर्म होता है इसका रूल। तो आगे हम जाएंगे तो क्या करेंगे, हम पैसिव में बनाएंगे तो हैज अ बीन प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो जब ये कंडीशन होती है हैज अ बीन प्लस थर्ड फॉर्म, तो हमें बस वो उत्तर ही देखना है कि कहाँ है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी क्या मैंने एक और चीज देखो, जैसे मान लो सेम दो ऑप्शन एक जैसे हैं, यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है जो यहाँ लिखा हुआ है, बस यहाँ पे हैज हैव का अंतर हो जाएगा। तो तुम्हें क्या देखना है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल। मान लो यहाँ पे वी के साथ हैज लगा हुआ होता और वी हमें पता है प्लूरल है, तो हम हेल्पिंग को भी प्लूरल ही लगाएंगे, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है यहाँ पे। आई होप तुम्हें अब समझ में आ गया होगा मैंने क्या बोला इतनी देर से। अब आगे है प्रश्न, ये हमारा फ्रेज है ना, उसका क्वेश्चन है फ्रेजल वर्ब का। देयर इज अ मिस्ट्री, तो एक दो क्वेश्चन इससे आते ही हैं। देयर इज अ मिस्ट्री अबाउट हिज डेथ एंड द पुलिस आर डैश इट, कि उसकी डेथ में क्या है, मिस्ट्री है, इसलिए पुलिस है यहाँ पे और वो कर क्या रही है, हमें फिल करना है। लुक आउट हम यूज करते हैं जब हम केयरफुल होते हैं किसी चीज को लेके, CAREFUL, या विजिलेंट होते हैं, सतर्क होते हैं, VIGILANT। तो याद रख लो ये केयरफुल विजिलेंट ये सिनोनिम में भी काम आएंगे। तो जब हम क्या है, जब मिस्ट्री है, डेथ है, तो पुलिस क्या करेगी, आके उसको सोल्व करेगी, ध्यान से सारी चीजें देखेगी, ठीक है, ना कि केयरफुल रहेगी। आगे है लुकिंग इनटू, लुकिंग इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, एग्जामिन करना और केयरफुली करना, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लुक अहेड का मतलब होता है जब हम क्या देखते हैं, थिंक अबाउट फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तब। लुक आफ्टर हम यूज करते हैं जब हमें किसी का टेक केयर करना होता है, टेक केयर ऑफ समवन और समथिंग, तब। तो हमें तो क्या करना है, इन्वेस्टिगेट करना है, और करेगा कौन, पुलिस। तो इन्वेस्टिगेशन जब सेंस आए तो लुकिंग इनटू या लुक इनटू होगा हमारा जो भाव है कहने का, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, कार्स मस्ट नॉट बी पार्क इन फ्रंट ऑफ द गेट। कह रहा है कि जो कार है उनको गेट के पास पार्क करना क्या है, मना है। तो कह रहा है जो अंडरलाइन वर्ड है ये क्या शो कर रहा है, परमिशन। जब हम किसी से परमिशन मांग रहे होते हैं, अगर मैं ऐसे कहूँ कि यू कैन, या मांग रहे हैं या परमिशन दे रहे हैं, यू कैन पार्क द कार हेयर, तो यहाँ पे इसको क्या मिली है, परमिशन मिली है कि तुम कर सकते हो यहाँ पे पार्क, ठीक है। तो प्रोहिबिशन का मतलब होता है जब सख्त मनाही होती है कि ये काम तुमने करना ही नहीं है। अगर यहाँ पे फोरबिडन होता ना, FORBIDDEN, तो ये भी तब भी ये ऑप्शन सही होता। तो मस्ट नोट का यूज करते हैं जब कोई भी चीज नोट आ गया, मतलब ये चीज हमें क्या है, नहीं करनी है, ठीक है। और मस्ट होता और नोट नहीं होता, तो इसका मतलब होता वो चीज हमें करनी है, तब हम नेसेसिटी में होते। अब है नेसेसिटी हम यूज करते हैं जब हमें वो काम करने की जरूरत है या नहीं है, डिपेंड करता है सेंटेंस पे, तो ये जरूरत का सेंस होता है। तो आई नीड टू पार्क द कार हेयर, जब ये सेंस हो तो हम ये इस ऑप्शन के साथ जाएंगे। पर ये तो क्या कह रहा है, मना कर रहा है एकदम, तो मना के लिए प्रोविजन हमें सही ऑप्शन मिल गया। पर मैं तुम्हें बस ये बता रही हूँ समझाने के भाव से। रिक्वेस्ट जब होती है, कैन आई पार्क द कार हेयर, क्या मैं यहाँ पे जो कार है उसको पार्क कर सकता हूँ, ये सेंस हो तो रिक्वेस्ट है, तब हम यूज करते हैं हमारा फोर्थ। पर हमें अब क्या चाहिए, मस्ट नोट, नहीं का सेंस चाहिए, तो वो सिर्फ बी ऑप्शन में ही है, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, प्रोविजन, तुम यहाँ पे कार पार्क नहीं कर सकते। 101वां प्रश्न है, एग्जीबिशन क्लोज 2 months अगो। देखो ये सबसे इजी है। एग्जीबिशन क्या है, एक है, सिंगुलर है, इकलौता है, तो ये दीज, दोज और ऑल ये यूज करते हैं जब हमारा जो नाउन है वो क्या हो, प्लूरल हो, प्लूरल सेंस हो। अगर यहाँ पे एस लगा होता ना तो शायद हम ये तीन ऑप्शन चूज करते, पर अभी नहीं लगा हुआ है, ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए एक ही ऑप्शन दे रखा है, दैट, तो चौथा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, दैट एग्जीबिशन क्लोज 2 months अगो, ठीक है। ये तीनों क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि ये प्लूरल के लिए यूज होते हैं। अब 102वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, सबसे पहले ये सुनो, जिसके अंदर एक ही इंडिपेंडेंट क्लोज होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लोज होगा जिसका एक ही वर्ब होगा और एक ही सब्जेक्ट होगा, तब हम उसको कंसीडर करेंगे हमारे सिंपल सेंटेंस में। जैसे आई एम रिस्पॉन्सिबल, जैसे आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई एक्शंस, तो यहाँ पे क्या है, एक ही सब्जेक्ट है, एक ही वर्ब है, ठीक है, और उसका ऑब्जेक्ट दे रखा है, उसके अलावा इसके अंदर कोई भी अदर वो नहीं है,
क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और हमारी एक्स्ट्रा वर्ब। तो हमारे सिंपल सेंटेंस चाहिए था, तो ये पहले ऑप्शन में ही है। बाकी ऑप्शन क्यों नहीं है सही, वो देखो। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यहाँ पे क्या है, जो ऑल इज नॉट गोल्ड, ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लोज है। INDEPENDENT इंडिपेंडेंट क्लोज है कि इसका खुद का क्या है, अपना ही सब्जेक्ट है और अपना ही वर्ब है। और ये जो दैट ग्लिटर है ना, ये इसका सबऑर्डिनेट क्लोज है, मतलब ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो ऐसा सेंटेंस होता है, तो वो कौन सा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। तो अगर ये पूछा जाता कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। अगले ये दोनों देख लो, बिल्कुल इजी हैं, जो कनेक्टेड है हमारे बट और एंड से। तो दो कंजक्शन से एंड कनेक्टेड होते हैं, तो उसके अंदर क्या होंगे, जब कंजक्शन से कनेक्टेड हैं तो इसका मतलब है उसमें दो ही सब्जेक्ट होंगे, दो ही वर्ब होंगी, दो ही ऑब्जेक्ट होंगे। ऐसी जब कंडीशन होती है तो उसके अंदर हमारा सेंटेंस कौन सा होता है, कंपाउंड, COMOPOUND, कंपाउंड, एक पी आएगा, कंपाउंड सेंटेंस होता है जो इसमें है। जैसे इसमें देखो, ही हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारी जो वर्ब है, देखो ही हमारा सब्जेक्ट है, गोज हमारी वर्ब है, दोनों कनेक्ट किससे हैं, बट से, तो ये क्या है, हमारा कंपाउंड। ही हमारा सब्जेक्ट है, पुट हमारी जो इसने यहाँ पे वर्ब दे रखी है, फ्रेजल वर्ब है। यहाँ पे देखो एंड से कनेक्टेड है, और जो प्लस है वो हमारी क्या है, वर्ब है। इसने यहाँ पे क्यों यूज नहीं किया है ही को फिर से, क्योंकि यहाँ पे सेम ही पर्सन ये दोनों काम कर रहा है, कि कपड़े पहन उतारने का भी काम कर रहा है और रिवर में भी ये एक ही इंसान कूद रहा है, इसीलिए दोबारा से ही यूज नहीं किया गया। तो ये तुम्हें समझ में आ गया होगा, सिंपल सेंटेंस जब होता है, जब इंडिपेंडेंट एक ही उसमें क्लोज होगा, उसमें एक ही वर्ब होगी, एक ही सब्जेक्ट होगा और एक ही उसका ऑब्जेक्ट होगा। इसके अलावा जब दो दो दे रखे होते हैं और एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं और वो कनेक्टेड नहीं होते किसी भी कंजक्शन से, तो वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। जब ये कनेक्टेड होंगे किसी कंजक्शन से, उसके अंदर दो सब्जेक्ट, दो वर्ब, दो ऑब्जेक्ट होंगे, ऐसे में कंपाउंड सेंटेंस होता है वो। 103 है, व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ड बिफोर, कि जो ये बिफोर है, ये इसके अंदर सेंटेंस में उसका पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। ही केम बिफोर द अपॉइंटेड टाइम, कि वो पहले ही आ गया टाइम से। तो यहाँ पे हमारा ये जो क्या नाम है, बिफोर है, ये क्या बता रहा है, हमारी ये प्रेपोजिशन है। जब ये कब हमारी एडवर्ब होता, जब अगर सेंटेंस ऐसे होता, आई अराइव्ड, ARRIVED, अराइव्ड BEFORE, बिफोर एवरीवन एल्स, EVERYNE एल्स। जब ये हमारी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा होता तो हम इसको एडवर्ब रखते, पर अभी नहीं कर रहा। अभी ये क्या कर रहा है, हमारा प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। नाउन होता है जब ये इससे पहले क्या लगा होता, बिल्कुल पहले या तो कोई आर्टिकल लगा होता या कोई एडजेक्टिव लगा हुआ होता, तो उस कंडीशन में हम इसको क्या यूज कर लेते, एज अ नाउन यूज कर लेते। जैसे अगर मैं ऐसे लिख दूं, द बिफोर एंड आफ्टर, तो अब जो ये बिफोर है, इससे पहले क्या लगा हुआ है, हमारा जो आर्टिकल है, तो यहाँ पे बिफोर किसका काम कर रहा है, एज अ नाउन वर्क कर रहा है। तब हम इसको कैसे यूज करते, नाउन बोलते, पर अब नहीं बोलेंगे। अब देखो, एडजेक्टिव तब होता जब इसके बाद एक नाउन लगा हुआ था, बिल्कुल ठीक बात, पर इसके बाद एक आर्टिकल है। जैसे कि ऐसे सेंटेंस होता, इन द बिफोर पिक्चर, PICTURE, आगे कोई भी हो सकता है, कुछ भी। पिक्चर क्या है, एक नाउन है, उससे पहले जो वर्ड लिखा होता है उसको डिस्क्राइब कर रहा होता है, तो वो क्या हो गया है हमारा, यहाँ पे ये एज अ एडजेक्टिव काम कर रहा है, जो ये बिफोर है। और ये जो इस सेंटेंस में है, ये कैसे वर्क कर रहा है, एज अ प्रेपोजिशन, तो हम ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। अब देखो, ये इसमें क्या बताना है, एंटोनिम्स बताना है। जब भी ऐसे सेंटेंस होते हैं ना, शांति से करने होते हैं ऐसे। सबसे पहले तो इसको सर्कल बना लो, एंटोनिम्स, और यहाँ पे लिख दो विलोम या उल्टा, कि हमें क्या बताना है, इसका उल्टा बताना है। तो इंडस्ट्रियस का मतलब होता है जब कोई भी इंसान क्या होता है, बहुत ज्यादा मेहनती होता है, उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं, इंडस्ट्रियस। अब मान लो तुम्हें इस वर्ड का मतलब ही नहीं पता था, इंडस्ट्रियस का क्या मतलब है, तो तुम क्या करो, ये जो ऑप्शन है इनको मैच करो एक दूसरे के साथ, ये क्या कह रहे हैं,
जैसे अगर मैं ऐसे लिख दूं डिलीजेंट, मान लो तो मैं डिलीजेंट और फोकस्ड का मतलब बताया है। डिलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्क, और फोकस कौन कर सकता है? जो हार्ड वर्किंग होता है वो ही कर सकता है। अब ये दो ऑप्शन रह गए, परसिस्टेंस या फिर लेजी। अब तुम्हारे ऊपर है, अगर तुम्हारा सही बैठ गया तो तुम सही कर दोगे, अगर गलत बैठ गया तो गलत है। वैसे ये नंबर ऐसे तो है नहीं कि नेगेटिव मार्किंग है, ऐसे एलिमिनेट करके तुम करोगे ना तो ज्यादा सौखा होता है आंसर के पास पहुंचना। तो इंडस्ट्रियस का क्या मतलब होता है? जब इंसान मेहनती होता है। तो ये जो तीन ऑप्शन दे रखे हैं ना, इन तीनों का ही मतलब होता है हार्ड वर्क करना, मेहनत करना। और जो लेजी है इसका क्या मतलब है कि आलसी होना। तो हमें बताना क्या था? इसका उल्टा ही तो बताना था। इंडस्ट्रियस का मतलब मेहनती और लेजी का मतलब आलसी, तो हमें बताना क्या था? एंटोनिम बताना था, तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन सही करेंगे। नेक्स्ट है, ये आएगा कैसे? प्रैक्टिस के साथ चीजें अपने आप आती रहेंगी। गवर्नमेंट बाय द किंग और क्वीन। जब एक गवर्नमेंट रूल करी जाती है किंग और क्वीन के द्वारा, उसको बोलते हैं मोनार्की। डेमोक्रेसी होती है गवर्नमेंट बाय द पीपल, कि लोगों की सरकार हो। क्योंकि जो डेमोक्रेसी लोकतंत्र है, जैसे भारत एक लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, जिसमें लोग अपना ही क्या चुनते हैं? नेता चुनते हैं, और वो काम करता है। अब है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है रूल बाय स्टेट ऑफिशियल्स। जो ऑफिशियल्स होते हैं ना स्टेट के, वो ही क्या कर रहे हैं? इसको रूल कर रहे हैं। तो वो क्या हो जाएगा हमारा? ब्यूरोक्रेसी। ऐसे याद रख लो, ब्यूरो के अंदर क्या बैठते हैं? सब ऑफिसर्स बैठते हैं। तो स्टेट रूल बाय द स्टेट ऑफिशियल्स। नेक्स्ट है अनार्की। अनार्की का मतलब होता है जो सेंस ऑफ गवर्नमेंट है वो। जैसे हमारे घरों में किसकी कमी होती है? अनार्की। तो ऐसे याद रख लेना कि अब सेंस ऑफ गवर्नमेंट अनार्की, ऐसे बना बना के याद रखने पड़ते हैं भाई। नेक्स्ट है ये जो वर्ड है ना सी एच, इसका तुमने क्या बताना है? फोनेटिक बताना है कि क्या बनती है इसकी ट्रांसक्रिप्शन इस अकेले वर्ड की। तो इसकी बनती है च। तो यहाँ पे जो हमारा थर्ड ऑप्शन है ना, ये सही हो जाएगा। च, च का सेंस दे रहा है, च च च। तो हमारा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही है। माई सिस्टर डज नॉट लाइक मिल्क सप्लाइड बाय द गवर्नमेंट। कह रहा है कि मेरी बहन को पसंद नहीं है जो दूध है सप्लाई किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। जब भी मिल्क की बात हो रही होती है और जो सप्लाई कर रहे हैं, तो वो कहाँ से करते हैं? डेयरी से करते हैं। तो अब देखो इसमें दो ऑप्शन दे रखे हैं, डेयरी और डायरी। ये डेयरी है और ये डायरी है। तो हमारा उत्तर है डेयरी, क्योंकि डेयरी से दूध आता है। इसको बोल के देखो, डी आई डाई, डायरी। डायरी जब हम किसी उसमें लिखते हैं कुछ, वो डायरी होती है लिखने वाली। और डेयरी जहाँ से दूध आता है। प्रश्न है, चिल्ड्रन शुड ओबे देयर पेरेंट्स, की जो चिल्ड्रन है अपने जो पेरेंट्स हैं उनको ओबे करना चाहिए। यहाँ पे ये क्या कह रहा है? तो ये ऑब्लिगेशन है कि करना चाहिए, आज्ञा का पालन टाइप्स होता है ना, वो है ये चीज। तो हैबिट होती है जब हम कोई भी काम को हमें करना ही होता है, आदत होती है हमारी। तो अगर मैं ऐसे लिख दूं, दे यूज टू ओबे, तो ये जो यूज टू वर्ड है ना, ये हमारी हैबिट दिखा रहा है कि कोई काम हम करते होते थे पहले, कि उनकी आदत थी ओबे करना। जब हैबिट ये होना तब हम करेंगे, पर शुड आ गया, हमें शुड के हिसाब से करनी है चीज, तो हम ओब्लिगेशन के साथ जाएंगे। रिक्वेस्ट जब हम करते हैं, अगर मैं ऐसे लिख दूं, कैन यू प्लीज ओबे, ओ बी ई वाई, कि क्या तुम ओबे करोगे? तो ये हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सामने वाले से कि क्या ये काम तुम करोगे। डिजायर डिजायरेबिलिटी कब होती है? जब हम कोई भी चीज है उसके करने के लिए डिजायरेबल हो, तब करेंगे हम। ये फोर्थ ऑप्शन। तो अभी हमें शूट के अकॉर्डिंग बताना है, तो ये क्या है? ओब्लिगेशन है हमारा। तो हम तीसरा ऑप्शन सही करेंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट द सिनोनिम ऑफ कोलोसल। जो ये कोलोसल वर्ड है, इसका मतलब होता है लार्ज और मैसी, मतलब बड़ा, जाइजेंटिक। तो अब इसको समझो पहले। इसने कहा है कि नोट, इनमें से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है, तो इसका मतलब है एक नहीं है पर तीन है। तो अब इनको ना तुम वो करो, मिला लो। अगर तुम्हें ये, अगर मान लो कोलेस्ट्रॉल का मतलब ही नहीं पता, तो ऑप्शन से चेक करो कि क्या मतलब है। देखो, ह्यूज का मतलब होता है बड़ा, जाइजेंटिक, जायंट, इसका मतलब भी होता है बड़ा। अब ये दो ऑप्शन रह गए। जो टिमिड का मतलब होता है वो होता है कायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो कायर आ गया इसके अंदर।
तो अगर तुम्हें समझ में आ गया होगा तो इसका मतलब ये है कि कोलेस्ट्रॉल क्या मतलब होता है कि कोई भी चीज़ है वो बहुत ज़्यादा क्या है, भव्य है, बड़ी है। पर जो बी ऑप्शन है वो क्या कह रहा है कि टिमिड है, कायर है, तो हम इसके साथ नहीं करेंगे। तो हमारे से इसने क्या पूछा था कि कौन सा नहीं है, तो बी ऑप्शन है वो नहीं है। बाकी ये तीनों है, इन तीनों का ही मतलब क्या होता है, जाइजेंटिक, बड़ा, विशालकाय, भव्य। तब पर ये टिमिड है इसका मतलब ये नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन है जो इसने नोट वाला पूछा था कि कोलेस्ट्रॉल का कौन सा मतलब नहीं है, तो टिमिड नहीं है। 110 है, द करेक्ट नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब ओबे। ओबे की करेक्ट नाउन फॉर्म हमें बतानी है। ठीक है, ये वर्ब है, इसका नाउन फॉर्म बताना है। तो इसका नाउन फॉर्म है हमारा ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये वाला, ओबीडियंस। ठीक है, नाउन को हम कैसे चेक कर सकते हैं, हम उसके साथ ना एडजेक्टिव और ये सब चीजें, आर्टिकल्स, ये लगा के दे सकते हैं। अगर वो सही बैठ रहा है तो वो नाउन है, अदरवाइज वो नहीं है। ठीक है, ये जो ओबेड है ना, ये क्या है, हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, तो इसको तो हम करेंगे नहीं। अब ये तीन बच गए ऑप्शन। अब देखो, मैं से कहूँ कि ओबीडियंट चाइल्ड, तो यहाँ पे मैंने इसके बाद क्या लगा दिया, चाइल्ड लगा दिया, तो चाइल्ड क्या हो गया, यहाँ पे नाउन हो गया, और ओबीडियंट इसका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो ये तो होगा ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे ओबीडियंट स्टूडेंट भी बोल देती तो भी ये सेम ही सेंस रहता। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो ओबीडियंट है ये क्या है, हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो कितने ऑप्शन कट गए हमारे, दो। ओबेड भी कट गया, ओबीडियंट भी कट गया। अब ये जो ओबीसियंस है और ओबीडियंस है, इन दोनों में से तुम्हें करना है। तो ऑप्शन कौन सा यहाँ पे सही है, फोर्थ ऑप्शन है वो सही है, जो ओबे का सही नाउन फॉर्म है वो है ओबीडियंस। अगला कह रहा है कि इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है, तो इनमें से इनकरेक्ट है हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो। तुम वीडियो पॉज करके इसको देख लेना, तीनों पढ़ना, पहले खुद सोल्व करना, फिर मेरे उत्तर देखना। ये जो ऑर्डर है ना, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो ये अपने साथ टू नहीं लेगी, सीधा ही क्या लेगी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगी। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, इसमें इनकरेक्ट पूछा है, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही है। कह रहा है कि स्टिल का क्या करो, पार्ट ऑफ स्पीच बताओ कि एडजेक्टिव है, नाउन है, एडवर्ब है या वर्ब है, इन तीनों में से क्या है। देखो, जो ये वोटर है, और ठीक है, वोटर क्या है, एक नाउन है, नाउन से पहले जो वर्ड लगा हुआ होगा वो एडजेक्टिव होगा, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। यहाँ पे क्या हो गया, ये एडजेक्टिव है हमारा, ये नाउन है, और ये रन हमारी क्या है, वर्ब है, और ये जो डीप है ये हमारी क्या है, एडवर्ब है। द मोन ऑफ रोज इन इमोमोरियल एल्म्स एंड मर्मरिंग ऑफ इन्यूमरेबल बीज। तो यहाँ पे ये जो है ना, मोन और मर्मरिंग, इसका इसने फिगर ऑफ स्पीच पूछा है क्या है, तो ये है अमोनेटोपिया। मोनोटोपिया कब होता है, जब हमें क्या बता रहा होता है, कोई भी साउंड को लिख के बता रहा होता है। अगर जैसे मौन है, मौन का मतलब होता है जब हम आवाज निकाल रहे होते हैं रोते टाइम। मरमरिंग, हम मरमर कर रहे होते हैं तब। विस्परिंग, ये जो होती है, थंडरिंग, ऐसी जो आवाजें होती हैं तो वो अमोनोटोपिया में आती हैं। क्योंकि हम इसको वर्ड्स में तो डिस्क्राइब करते हैं, ऐसे चमका के थोड़ी दिखा सकते हैं। अगर मैं ऐसे कहूँ बिजली चमक रही है, तो मैं इसे यहाँ पे चमकाऊंगी थोड़ी कुछ, अगर मुझे वर्ड्स में लिखना है तो मैं ऐसे ही लिखूंगी ना, थंडरिंग, तो वो है ये। नेक्स्ट है एसोनेस। एसोनेस कब होता है, जब रिपीटिशन होता है वोवल साउंड्स का। ठीक है, तब हम असोनस लगाते हैं। रिफ्रेन, रिफ्रेन का मतलब होता है जब स्टेंजा के एंड पे क्या कर रहे होते हैं, वर्ड्स रिपीट हो रहे होते हैं, तब हम वहां पे रिफ्रेन यूज करते हैं। रुको, मैं तुम्हें भी दिखाती हूँ। अब देखो, ये रिफ्रेन का एग्जाम्पल है, वो क्या है, इट वॉज नोट दैट एट द पाई, पहली लाइन। फिर उसके बाद है स्टेंजा की लास्ट लाइन सेम है, फिर उसके बाद यहाँ पे फिर से लास्ट लाइन सेम है, और फिर से ये लास्ट लाइन सेम है। जब हम रिपीटेशन करते हैं लाइंस का, शुरू में एंड में, तब क्या होता है, रिफ्रेन होता है। समझ गए क्या तुम ये, तो यहाँ पे रिफ्रेन ये चीज है। अब ये लास्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच है, वो है सिमिली, SIMILE। जब हम चीजों को कंपेयर करते हैं यूज करके दो वर्ड्स, एज और लाइक, जब ये दो वर्ड्स आ जाएंगे तो हम यूज करेंगे सिमिली का।
अगर कंपैरिजन किया जा रहा है और हम एज और लाइक यूज नहीं कर रहे तो हम यूज करते हैं मेटाफर का, METHPHOR। ठीक है, तो ये बातें याद रख लेना, तुम्हारे काम की है। अब यहाँ पे ये बोल रहा है आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड, कौन सा है? द ओल्ड मैन वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, कि जो आदमी है वो क्या हो गया है? टायर्ड हो गया है, किससे? चलने से। अब जो ओ है ना, ओ हमारी प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन होता है। तो नाउन तो यहाँ पे है उत्तर, पर ये है क्या? यहाँ पे वर्क कर रहा है एज अ जीरंड, तो यहाँ पे हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हमने नॉर्मल वर्ड लिखा गया है, हमें बताना है क्या है, तो यहाँ पे मान लो जैसे ये है द ओल्ड मैन, तो यहाँ पे जो मैन है कैसे वर्क कर रहा है? एज अ नाउन। और ये जो ओल्ड है ये क्या काम कर रहा है? एज ए एडजेक्टिव। ठीक है, अब यहाँ पे है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल हम आईएनजी फॉर्म में भी यूज करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म में भी यूज करते हैं। और ये मॉडिफाई किसको करता है? ये काम करता है एज अ, हमारा जो क्या है, एज अ एडजेक्टिव। जैसे अगर मैं से लिखूं ही वॉज वॉकिंग, तो यहाँ पे ये काम कर रहा है एज अ एडजेक्टिव। ये क्या बता रहा है? ही की विशेषता बता रहा है कि वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है, यहाँ पे काम बता रहा है उसका करने का। अगर मैं ऐसे लिख दूं, अगर इसका मैं थर्ड फॉर्म में बताऊं, ही हैड टायर्ड हर सेल्फ, कि उसने क्या कर दिया है? खुद को थका दिया है। तो यहाँ पे टायर्ड का अगर फिगर ऑफ स्पीच पूछा जाता तो यहाँ पे क्या हो जाता? पार्टिसिपल हो जाता। ये हमारा सेंटेंस है, ऑल द पैसेंजर विद द ड्राइवर किल्ड इन द एक्सीडेंट। यहाँ पे हमें क्या देखना है? हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है? वो है ऑल द पैसेंजर्स। उसके अकॉर्डिंग हमें क्या लगानी है? हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो लगानी है। पैसेंजर्स क्या है? ऑल द पैसेंजर्स, मतलब ये प्लूरल है तो सिंगुलर वाला हम नहीं लगाएंगे, तो इज और वोज दोनों ही कट गए। अब है वर और हैड, इसमें से हमें चूज करना है कि जितने भी पैसेंजर हैं वर किल्ड, मारे गए हैं, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो सेंस है उसके हिसाब से हम जाएंगे। ये जो हमारा सेंस है ना, ये किसका है? सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट हमारा टॉपिक है ना, उसमें से आया हुआ है ये। दोनों प्रश्न है कि जो फोनेटिक है, फोनेटिक के 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, इसमें जो एग्जामिन के लिए फोनेटिक जो सही यूज करा गया है वो है हमारा थर्ड ऑप्शन। अब ये वाला देखो कि पास्ट पार्टिसिपल वर्ब बताओ किसकी? फॉरगिव की। देखो प्रेजेंट पूछा जाए कि प्रेजेंट फॉर्म बताओ इसकी, तो हमें बतानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर ऐसे पूछा जाए कि पास्ट फॉर्म बताओ, तो पास्ट में बताएंगे हम क्या? सेकंड फॉर्म। जब पास्ट पार्टिसिपल पूछी जा रही है तो हम किसकी बताएंगे? थर्ड फॉर्म बताएंगे। समझ गए? तो यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल का क्या मतलब है? ये थर्ड फॉर्म पूछ रहा है किसकी? फॉरगिव की। फॉरगिव की हमारी हमें क्या बतानी है? थर्ड फॉर्म बतानी है। तो फॉरगिव कौन सी होती है? सेकंड फॉर्म। मतलब अगर ऐसे पूछता कि पास्ट फॉर्म कौन सी है, तो हम 2 ऑप्शन के साथ चले जाते, पर ये हमसे पूछ कौन सी रहा है? पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म पूछ रहा है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे? फॉरगिवन। तुम यहाँ पे फॉरगिव को फॉरगॉट मत करके मत आ जाना जल्दी जल्दी में, ये गलत है। फॉरगेट का सेकंड फॉर्म है ये फॉरगॉट। सेकंड फॉर्म को क्या बोलते हैं हम? पास्ट फॉर्म। देखो मैच वाले हैं, ये कैसे मैच इसने करवाए हैं? ये जो इडियम्स दिए गए ना, प्रोवर्ब्स दी गई है, आधी इधर है और आधी इधर है, कहता है इसको मैच करो। तो ये कह रहा है टू बीट अबाउट द बश। तो ए में 2 जहाँ है वो सही है, तो ए में क्या है? 1 है, ये गलत है, इसको काट दो। तो ए में ए है, ये गलत है, क्योंकि हमें तो ए में 2 चाहिए, तो ये 2 ऑप्शन हो गए हमारे। ठीक है, एलिमिनेट हो गए, 2 और 2 रह गए, इन तीन में से आंसर बताना है। टू कट वंस कोट, मान लो तुम्हें दूसरे का भी उत्तर पता है। कट्स वन कोट का क्या मतलब होता है? अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ। तो क्या हो गया? बी का 4 हो गया, तो बी का 4 कहाँ है? सिर्फ इसमें है, तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है, ऐसे करके मान लो अगर तुम्हें दूसरे का नहीं आता, तीसरे या चौथे का आता है, तो ऐसे करके भी तुम पहुंच सकते थे आंसर तक। ठीक है, अब इनके मतलब सुन लो क्या है। ये क्या रहा है? पहला क्या है? टू बीट अबाउट द बश। बीट अबाउट द बश का मतलब क्या होता है? कि गोल मोल बातें करना, घुमा घुमा के बातें करना। अब है अगला है टू कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ, कि अपने जितने भी चादर है उसकी तरह क्या करना? उतने ही पैर पसारना। तो ये है इसका मतलब। अब ये कह रहा है टू किल 2 बर्ड्स विद वन स्टोन, कि क्या मारना? 2 बर्ड्स को एक स्टोन से मारना, मतलब एक तीर से 2 निशाने करना, वो है ये। अगला है टू मेक द माउंटेन्स ऑफ द मोल हिल, कि कोई भी छोटी सी बात को बड़ा बढ़ा के बोलना। तो ये है इसका मतलब। यहाँ पे इडियम्स के मतलब भी मैंने तुम्हें बता दिए।
अब वो देखो फोनेटिक आ गया, एक और है 119वां है। और अब हमें क्या बताना है, इसका सही उत्तर बताना है। तो 119वें का सही उत्तर है ए ऑप्शन, फोटोग्राफ का हमें फोनेटिक बताना था। 120वां प्रश्न है, ही डैश हिज फ्रेंड ओवर अ ट्रिपल, कि वो क्या कर रहा है, हम अपने दोस्त से लड़ाई कर रहा है, और वो भी छोटी सी बात पे। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, क्वार्रल विद समवन, जब हम किसी से लड़ाई करते हैं तब हम यूज करते हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट दी स्वीट्स दैट द चिल्ड्रन, की ये जो स्वीट्स हैं वो बच्चों में बांट दो। तो बच्चों में जब हमें बांटनी होती है और बच्चे बहुत सारे हैं तो हम अमंग का यूज करते हैं। अगर इसमें ऐसे लिखा होता ना, डिस्ट्रीब्यूट दी स्वीट्स डैश टू चिल्ड्रन, यहाँ पे टू होता तो हम यहाँ पे यूज करते हमारा बिटवीन। मतलब जब दो में बांटनी होती है तो बिटवीन यूज करते हैं, और दो से ज्यादा में बांटनी होती है तो हम अमंग का यूज करते हैं। इनका यूज हम करते हैं जब हमें लोकेशन बतानी होती है। जैसे अगर मैं लिखूं द बुक इज इन द बैग, ये क्या कर रहा है, बुक की लोकेशन बता रहा है, कहाँ है वो, बैग में, मतलब इन बैग के अंदर है। अब है फोर, फोर का यूज हम करते हैं पर्पस के लिए, कि दिस कार इज फॉर यू। अगेंस्ट हम यूज करते हैं जब हमें ओपोजिशन दिखाना होता है, तो अब कंट्रास्ट दिखाना होता है तब। जैसे अगर मैं ऐसे लिखूं ही इज अगेंस्ट माई थॉट, तब ये क्या है, वो मेरे अगेंस्ट के खिलाफ है, विरुद्ध है, मतलब वो मेरे थॉट्स के अगेंस्ट है, खिलाफ है, विरुद्ध है। अगला प्रश्न है 122वां, डैश दीज टेक्स्ट बुक्स आई नीड फ्यू रेफरेंस बुक ऑल्सो, कह रहा है कि इन बुक के अलावा भी मुझे और बुक के रेफरेंस चाहिए। बिसाइड हम यूज करते हैं, वैसे इसका उत्तर है यहाँ पे बिसाइड्स। यहाँ पे बिसाइड, बिसाइड हम यूज करते हैं जब हम कहें, कहना हो कि नेक्स्ट टू, कि जब हमारे साथ में कोई बैठा है। अगर मैं ऐसे लिख दूं कि ही इज सिटिंग बिसाइड मी, मतलब बिसाइड मी, ये वाला बिसाइड, BESID, कि वो मेरे साथ में ही बैठा है। बिफोर हम यूज करते हैं किसी भी चीज से पहले बताने के लिए, या अर्लियर टाइम ये बताने के लिए कि आफ्टर, बिफोर यू, ऐसे करके कुछ बोलना हो, मतलब तुमसे पहले, या टाइम बताना हो तब हम बिफोर का यूज करते हैं। बिसाइड हम बताते हैं इन एडिशन टू, एज वेल एल, कि एज वेल एज, कि मुझे इन बुक्स के अलावा भी और बुक्स के चाहिए, मतलब क्या है, रेफरेंस चाहिए, इन एडिशन टू। बियॉन्ड हम यूज करते हैं फर्दर अवे, ऑन द अदर साइड ऑफ, जब चीजें क्या है, बियॉन्ड है, हमसे दूर है, तब हम यूज करते हैं बियॉन्ड का। पर यहाँ पे क्या है, हम इन एडिशन टू का सेंस चाहिए तो वो हमें क्या देगा, जो बिसाइड्स है वो। अब ये कह रहे हैं कि ये जो वर्ड है ना अफ्लुएंस, इसका क्या है, अनदर नेम बताना है। इसका मतलब है कि एक तो इसका उत्तर है और तीन इसके उत्तर नहीं है, समझ गए। और अफ्लुएंस का क्या मतलब होता है, जब क्या है, वेल्थ है, अनदर नेम है, इसका मतलब है हमें सिनोनिम्स ढूंढना है, और सिनोनिम कितने, सिर्फ एक ही। अफ्लुएंस का क्या मतलब हो गया, कोई भी चीज है अबंडेंस में है, वेल्थ है, रिच है, ठीक है, तब हम यूज करते हैं। तो जब अफ्लुएंस है, रिच है, तो हमारा ऑप्शन क्या है यहाँ पे, चौथा सही है। ये है ना पेन्यूरी, इसका क्या मतलब होता है, एक्सट्रीम पॉवर्टी, मतलब बहुत ज्यादा गरीबी। जो है इंडिजेंस, इसका क्या मतलब होता है, पॉवर्टी, लेक ऑफ बेसिक रिसोर्सेज। और इनएडिक्वेट, इसका क्या मतलब होता है, नॉट इनफ और इनसफिशिएंट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के ही, पर जो हमें तो अफ्लुएंस का चाहिए, तो वो क्या है हमारा फोर्थ ऑप्शन, रिचडम। और अफ्लुएंस का क्या मतलब होता है कि वेल्थ और अबंडेंस, मतलब क्या है, प्रचुर मात्रा में होना चीजें। 124 का है, शी डैश ऑल हर मनी ऑन क्लोथ्स, की वो क्या करती है, अपने पैसों पे, कपड़ों पे सारे पैसे खर्च कर देती है। तो ऑप्शन एलिमिनेट करो। देखो विल स्पेंडिंग कभी भी नहीं होता, विल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। वो स्पेंड भी गलत है, क्योंकि वो उस वर्ब के साथ हमेशा क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। स्पेंट होता SPENT, तब हम इस ऑप्शन में आ जाते, पर अब नहीं जाएंगे। अब ये दो ऑप्शन रह गए, इन दोनों में से एक उत्तर है, वो क्या है। देखो शी है, शी हमारा क्या है, फर्स्ट मतलब सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, S और ES लगाते हैं, तो हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर यहाँ प्लूरल होता तो हम किसके साथ जाते, दो के साथ, पर अभी क्या है, सिंगुलर है, तो हम किसके साथ जाएंगे, हमारे ए ऑप्शन के साथ, शी स्पेंड्स ऑल हर मनी ऑन क्लोथ्स। अब है 125वां प्रश्न, कह रहा है कि कमला दास है, उसका क्या है, पेन नेम बताओ। पेन नेम वो होता है
कि मान लो जैसे मेरा नाम श्वेता है और मैंने क्या है पोइट्री या वर्क लिखने शुरू करे, तो मैंने एक नाम यूज करा और मैंने मान लो नाम यूज कर दिया रांझना, RANJHNA। अब ये और मेरे कोई भी वर्क है उसके ऊपर ये नाम छप के आएगा कि ये इस राइटर ने लिखा है रांझना, तो ये मेरा पेन नेम हो गया रांझना, पर मेरा ओरिजिनल नेम क्या है, श्वेता। ऐसे करके ये होता है पेन नेम। तो कमला दास का पेन नेम क्या है, तो वो है माधवी कुट्टी। ये इन्होंने सबसे पहले मलयाली में लिखना शुरू किया था, मलयालम में, MALAYALAM। और ये मलयालम नेम के लिए वर्क है माधवी कुट्टी। ठीक है। सुरैया, कमला सुरैया इनका नाम कब हो गया था, जब इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। कमला इनका बर्थ नेम है और जो भोली है वो क्या है, अनदर कोई हिंदी स्टोरी है उसका करेक्टर है। अब ये जो कमला दास है ना, ये किसके लिए पेन नेम है इसका, कमला दास इसका ओरिजिनल नाम कमला ही है, शादी के बाद दास लग गया था, तो कमला दास यूज करा जाता है जब इसके इंग्लिश के वर्क हैं उन सब के लिए। मलयाली वर्क के लिए यूज करा जाता है माधवी कुट्टी। अब देखो ये वो प्रश्न है जब मैं तुम्हें कह रही थी कि इसको याद रख लेना। ये हमारा प्रश्न था, 92वां प्रश्न था जब हमने किया था कि ये पूछ रहे हैं कि जो इंडिगो चैप्टर है ये किससे एक्सट्रैक्ट किया गया है, किससे लिया गया है। तो जो लाइफ ऑफ महात्मा गांधी इससे लिया गया है। और ये लाइफ ऑफ महात्मा गांधी लिखा किसने था, लुईस फिशर ने, LOUISFISCHER। ठीक है। और ये वर्क लिया गया है इंडिगो, और ये कौन सी बुक का है, 12th की फ्लेमिंगो बुक के अंदर आया है ये। अब है 127वां, शी सिंग वेल। हमें बताना है एबिलिटी। एबिलिटी जब भी हमें बताने के लिए कहे और वो प्रेजेंट की एबिलिटी हो, अगर यहाँ पे पास्ट लिखा होता ना तो उसका आंसर अलग होता। एबिलिटी कह रहा है तो उसका मतलब हम प्रेजेंट की बताएंगे। एबिलिटी हम शो करते हैं कि हमें काम करने की कोई भी क्या है क्षमता है, तो हम कैन का यूज करेंगे कि शी कैन सिंग वेल। अगर ऐसे लिखा होता ना कि यहाँ पे पास्ट एबिलिटी बताओ और यहाँ पे कैन की जगह क्या, चाहे कैन भी ऑप्शन होता और ऑप्शन दे रखा होता, साथ में कूड दे रखा होता और ऐसे पूछ रखा था पास्ट एबिलिटी, तो हम जाते कूड के साथ। पर इसने पूछ ही नहीं रखा, सीधा कह रखा है एबिलिटी, तो हम किसके साथ जाएंगे, हमारा कैन के साथ, कि उसमें एबिलिटी है कोई भी काम करने की। माइट हम यूज करते हैं जब बहुत ज्यादा कम पॉसिबिलिटी हो, स्लाइट चांस हो किसी भी चीज के। जैसे अगर मैं इसे लिखूं इट माइट रेन, तो इसका मतलब है बहुत कम चांसेस हैं कि रेन होगी, बस मैंने बोल दिया। विल और शैल हम यूज करते हैं, वैसे तो फ्यूचर इंडिकेशन के लिए यूज करते हैं, आईवी के साथ शेल का यूज करते हैं और बाकी सबके साथ विल का यूज करते हैं। पर इसके साथ साथ जब हमें सर्टेनिटी बतानी होती है ना, निश्चितता बतानी होती है, तब हम विल का यूज करते हैं। जैसे अगर मैं ऐसे लिखूं, आई विल हेल्प यू विद योर होमवर्क, कि मैं तुम्हारे होमवर्क में क्या करूंगा, तुम्हारी हेल्प करूंगा ही, तब हम क्या यूज करेंगे, इसका विल का यूज करेंगे। शेल हम यूज करते हैं जब हमें सजेशन बताना हो, ऑफर बताना हो, फॉर्मल ऑब्लिगेशन करना हो। अगर मैं ऐसे लिख दूं, शेल वी गो टू द पार्क, तो मैं क्या कह रही हूँ, तुम्हें मैं ऑफर दे रही हूँ कि क्या हम पार्क में चलें। अगर मैं ऐसे लिखूं, शेल आई मेक सम कॉफी, तो मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ, सजेशन दे रही हूँ कि क्या हम ये कर सकते हैं, क्या मतलब मैं क्या ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है। अब आगे है, अगर मैं इसे लिखूं फॉर्मल इंटेंट बताना हो, तब भी हम शेल का यूज करते हैं। जैसे द डिनर शेल, ये नोट कर लो चीजें, कंसिस्ट ऑफ 8 कोर्स। ठीक है। जब हमें फॉर्मल इंटेंट बताना हो तब भी हम किसका यूज करेंगे, शेल का यूज करेंगे। अब आगे है 128वां, होल्ड द हॉर्स बाय द, कि जो जो हॉर्स है उसको होल्ड करके रखो, किससे करके रखो। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है ना, रीनस, इससे करके रखो। रीनस का मतलब क्या होता है, स्ट्रैप, RSTRAPS, स्ट्रैप्स, या फिर जो रोप्स हैं जो घोड़े को पकड़ने के लिए हम यूज करते हैं, तो वो है ये। रेन का मतलब तुम्हें पता ही है, बारिश होती है। रेनिंग का मतलब भी पता ही है, बारिश के लिए हम यूज करते हैं, और कब जब कंटिन्यूटी में हो रही होती है तब। अब यहाँ पे ये दो ऑप्शन बच गए थे ना, तो इसमें से चेक करना था कि कौन सा सही है। रीन का मतलब होता है कि पीरियड, एक ऐसा पीरियड जहाँ पे किसी किंग और क्वीन ने क्या किया है, रूल किया है।
मान लो 1947 से लेके 48 तक मैंने रूल किया, श्वेता ने रूल किया, तो ये मेरा रीन पीरियड हो गया 1947 से 48 तक। तो हमें क्या बताना है, ये रोप और स्ट्रेप का भाव देना है। तो हमारा ये जो पहला ऑप्शन है रीनस, ये हमारा सही ऑप्शन है। आगे है जून इज द हॉटेस्ट मंथ, कि जून है सबसे गर्म महीना है। जो भी मंथ नेम होते हैं उनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 130वां प्रश्न है द एक्सप्रेशन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी मीन, इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब है दूसरा, द सेंटर ऑफ रेशियल सुप्रियोरिटी। ये लिखा था नेल्सन मंडेला ने, LENSONMANDELA। उसकी ये क्या है, ऑटोबायोग्राफी है, जिसमें इसने क्या बताया था, साउथ अफ्रीका के अंदर नॉन रेशियल डेमोक्रेसी थी ना, उसके अंदर जो कंट्रास्ट था वाइट के साथ कंपैरिजन किया जाता था, उसके बारे में बताया गया है। तो वाइट सुप्रीमेसी है द सेंटर ऑफ रेशियल सुप्रियोरिटी। 131वां है कि इसके अंदर क्या है, सही स्पेल्ड कौन सा है? एक सही है, इसके अलावा सारे गलत हैं। तो पहला है, ये है ना कंसेशन, इसकी स्पेलिंग क्या होती है, CONCESSION, कंसेशन। तो इसमें क्या है, इसमें डबल एन लगा हुआ है, तो ये इसीलिए गलत है। अगला है दूसरा कनेक्शन, CONNECTION, तो इसमें क्या लगा हुआ है, लास्ट में डबल टी लगा हुआ है, इसीलिए गलत है। तीसरा है कंफ्यूजन, CONFUSION, इसमें क्या है, डबल एस है, जो सिंगल एस आना था, तो ये गलत है। तो ये कह रहा है करेक्टली स्पेल्ड कौन सा है, तो चौथा है हमारा CONSCIENCE, ये सही स्पेल्ड है, तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है यूर प्रेजेंस इन द क्लासरूम मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द टीचर टू टीच एंड फॉर अदर पीपल्स टू लर्न, कि तुम्हारी जो प्रेजेंस है क्लास के अंदर इम्पॉसिबल है टीचर्स को कि वो टीच करें और जो बाकी टीचर्स हैं वो क्या करें, पढ़ पाएं। तो ये बात कौन से चैप्टर में आई है, तो ये आई है एल्बर्ट आइंस्टाइन वाला जो चैप्टर है उसके अंदर आई है, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये देखो, अ शॉर्ट अकाउंट ऑफ अ रियल इंसिडेंट और पर्सन ऑफन ह्यूमरस और इंटरेस्टिंग इज कॉल्ड, ये एक छोटा सा अकाउंट बताना, मतलब छोटा सा इंसिडेंट बताना, ठीक है, थोड़ी सी बात बताना एक पर्सन के बारे में जो ओफन क्या हो, ह्यूमरस भी हो, इंटरेस्टिंग भी हो, मतलब हास्यदायक भी हो, और क्या हो उसमें, फनी भी हो और इंटरेस्टिंग भी हो। तो वो क्या होता है, तो वो होता है हमारा जो सेकंड ऑप्शन है, वो एनिक्टोड। याद रख लेना, ये डोट को याद रख लो नोट से, नोट हमने बनाया किसी के लिए, वो ह्यूमरस भी था, इंटरेस्टिंग भी था और शॉर्ट भी था, तो वो क्या है, एनिक्डोट। पन होता है प्ले ऑन वर्ड्स, जब भी ऐसे आ जाए ना कि प्ले ऑन वर्ड्स कोल्ड, तो कहना पन। सेटायर हम यूज करते हैं जब हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, व्यंग्य करते हैं तब। लिरिक यूज करा जाता है, पर्सनल पोइट्री होती है ये, जो पर्सनल इमोशंस और फीलिंग्स हैं वो दिखाती है, तब हम लिरिक का यूज करते हैं। आगे है व्हाट डज द फ्रेज टू स्टैंड ऑन वंस फीट इम्प्लाई, इसका क्या मतलब है कि जो यहाँ पे है कि अपने ही पैरों पे खड़ा होना, तो इसका मतलब है टू बी इंडिपेंडेंट, क्या होना, आत्मनिर्भर होना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंसेस्टेंट, इसमें से क्या है कि कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, इसका मतलब तीन तो है, एक नहीं है, ठीक है। तो एंडिंग का मतलब होता है खत्म हो जाना, अनसीजिंग का मतलब होता है कि चीज खत्म ना हो, कॉन्टिन्यूस है वो भी चलती रहती है, और अनरिमिटिंग है उसका मतलब भी है चलते रहना, और एंड का मतलब होता है चीज खत्म हो जाना, इसका मतलब है इंसेस्टेंट का मतलब क्या हो गया, कि कोई भी चीज है क्या है, वो कॉन्टिन्यूटी में है विदाउट एनी पोज। तो ये कह रहा है कि इसका मतलब कौन सा नहीं है, तो एंडिंग नहीं है, एंडिंग का मतलब तो क्या होता है, खत्म हो जाना, तो ये जो बाकी तीन ऑप्शन है ये इसका सही आंसर है। आगे है यू ड स्टडी फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, कह रहा है कि तुम्हें पढ़ना चाहिए अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो ये क्या कह रहा है, नेसेसिटी बता रहा है, जरूरत है, हमारी आवश्यकता है, तब हम यूज करते हैं, हाँ उस टाइम पे मस्ट का
अगर नोट आ जाता तो वो प्रोहिबिशन हो जाता या फोरबिडन हो जाता, जैसे हमने पहले वाले सेंटेंस में किया था। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यू मस्ट स्टडी फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। ये जो है ना, एंड हु आर दो सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, ये जो लाइन है ये 11th क्लास की जो पोइट्री है ना उसके अंदर से आई है, ठीक है। और ये उसका नाम क्या है, द वॉइस ऑफ द रेन, ये है, ठीक है। ये अच्छा, ये पोएम का नाम ही तो पूछा है, तो जो द वॉइस ऑफ द रेन उससे ली गई है। और इसके जो राइटर है वो कौन है, वोल्ट मिटमन, WALTWHITMAN, ठीक है। और ये डायलॉग है किसके साथ, डायलॉग है ये रेन का और पोइट का डायलॉग है एक दूसरे के साथ। पहला ऑप्शन देखो, ये भी पोएम है, ये सारी 11th क्लास की पोएम है। द लेब्रम टॉप, ये क्या है, ये लिखा किसने है, टेड ह्यूज ने, TEDHUGHES इसने लिखा है। और लेब्रम टॉप क्या है, ये क्या बता रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है, ठीक है, रिलेशनशिप किसके बीच में, एक क्वाइट जो लेब्रम टी है उसके बीच में, और जो गोल्ड फ्लिंच है उसके बीच में। गोल्ड फ्लिंच मतलब जो सोन चिड़िया है, और जो ये लेब्रम ट्री है इसके बीच में जो रिलेशन है, मतलब जो क्वाइटनेस है वो खत्म कर देती है ये ट्री की आके, वो बता रहा है। फादर टू सन, ये लिखा है एलिजाबेथ चैनिंग ने, ALIZEBETH, एलिजाबेथ JENNINGS, ये पोइम लिखी है। और फादर टू सन में क्या है, फादर और जो सन का रिलेशन है ना, मतलब उनमें गैप है वो दिखाया है। चाइल्डहुड ये है, ये सारी है जो राइटर है उसने क्या है, अपना चाइल्डहुड है वो खो दिया है, उसके ऊपर क्या कर रहा है वो, रिग्रेट कर रहा है, उसको सोच के दुखी हो रहा है, तो इसके अंदर वो सारा दिखाया गया है। 138वां है, द ऑथर ऑफ द स्टोरी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इस जो स्टोरी के ऑथर है वो कौन है, तो फोर्थ ऑप्शन H.G. वेल्स है। ये 10th क्लास की पोइम है, फुटप्रिंट विदाउट फीट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसस्पेल्ड, इसमें से जो गलत है वो बताना है। तो साइकोलॉजी, कलरफुल और थर्मोमीटर, ये सारी स्पेलिंग सही है। जो ODS है ना, ओडेसियस, इसकी स्पेलिंग गलत है, इसमें क्या आएगा, सिंगल एस आएगा, इसने डबल लगा रखा है, बस इतना ही है। तो हमारा इसने गलत पूछा था, तो तीसरा ऑप्शन गलत है यहाँ पर। ये कह रहा है द घाट ऑफ द वर्ल्ड, इसके जो राइटर है वो कौन है, देखो घाट ऑफ द वर्ल्ड ना, सिर्फ ये एक ही क्वेश्चन है जो लिटरेचर से आया है पूरे अभी तक, तो इतना ही आएगा, इसके अलावा आया ही नहीं हुआ 2022 के पेपर में। तो इसका जो राइटर है वो है अमिताव घोष। अब देखो ये जो पोएम है ना, अ थिंग ऑफ ब्यूटी अ जॉय फॉरएवर, ये पोएम है हमारी जो 12th क्लास है ना उसकी पोएम है ये। तो इसके अंदर मैं तुम्हें अलग से सेपरेट वीडियो बना रखी है, वो तुम देख लेना, वरना ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर तुमने नहीं देखी है। तो मैं सीधे इसके आंसर करवा रही हूँ। अगर तुमने ये पोएम नहीं भी पढ़ी है ना तो भी तुम इसको सोल्व कर सकते हो, करके देखो तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू द पोइट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज, ये नाम ही ऐसा है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, ये लिखा है ना, नाम ही पहले यही है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे है द वर्ल्ड ग्रैंड्योर इन लाइन 20 मीन्स, जो ग्रैंड्योर वर्ड है इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है मैग्निफिशेंस, जब कोई चीज विशाल होती है, भव्य होती है, जब हम ग्रैंड्योर वर्ड यूज करते हैं। आगे है सेंट्रल थीम क्या है इस पूरी पोइम का, तो कह रहा है ब्यूटीफुल थिंग्स आर द सोर्स ऑफ कांस्टेंट जॉय एंड इंस्पिरेशन, ये जो सुंदर चीजें होती है ना वो क्या है, सोर्स होती हैं कांस्टेंट जॉय का और हमारी जो इंस्पिरेशन है उसका। अब 144वां प्रश्न है, ये क्या कह रहे हैं, ये यंग और ओल्ड है ना, इसके अंदर क्या कह रहा है, फिगर ऑफ स्पीच बताओ। तो यहाँ पे एलिट्रेशन हम यूज करते हैं जब क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रही होती है बार बार, तब हम एलिट्रेशन यूज करते हैं। मेटाफर जब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं तब हम यूज करते हैं। राइम यूज कर हम इसको तब बोल सकते थे अगर ये एक दूसरे के साथ राइम कर सकती, ओल्ड के साथ बोल्ड होता, यंग के साथ बंग होता, ऐसे वर्ड होता ना, तब जो ग ग पीछे साउंड आ रहा है, ओल्ड बोल्ड, ड ड साउंड आ रहा है, तब हम राइम करते, पर ये है ही नहीं, तो ये तीनों ऑप्शन नहीं है। तो क्या बच गया, एक एंटीथेसिस। एंटीथेसिस का क्या मतलब होता है, जब हम क्या कर रहे होते हैं, कंट्रास्ट बता रहे होते हैं,
एक चीज कुछ कह रही है, दूसरी चीज कुछ कह रही है। एक तो क्या बात कर रही है, ओल्ड, और दूसरी क्या बात कर रही है, यंग। उल्टा है ना, एंटीथेसिस है, अलग अलग है, सेपरेट है, कंट्रास्ट है, तो एंटीथेसिस है। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो गया। 145 है, अ प्लीजेंट शेडी प्लेस अंडर, ये 149 तक क्या है, उस पोइम से ही क्वेश्चन है। अ प्लीजेंट शेडी प्लेस अंडर ट्रीज और क्लिम्बिंग प्लांट्स इज कॉल्ड। कह रहा है कि शेडी प्लेस जहाँ पे शेडी प्लेस अंडर ट्री, ट्री के अंदर होता है, और क्लिम्बिंग प्लांट जहाँ पे क्या हो रहे हैं, जो प्लांट्स हैं वो क्लिम कर रहे होते हैं, मतलब पैदा हो रहे होते हैं, तो वो क्या है, जगह है, पोवर, BOWER। 146वां प्रश्न है, ग्रैंड्योर ग्रैंड्योर ऑफ द डोम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड मीन्स, इसका क्या मतलब है यहाँ पे। तो इसका मतलब है द मार्टर्स हु सेक्रीफाइस देयर लिव्स फॉर द गुड कोज, कि जितने भी जो मार्टर्स हैं, मार्टर मतलब शहीद हैं, उन्होंने क्या है, गुड कोज, अच्छे कामों के लिए क्या कर दिया है, खुद को शहीद कर दिया है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब है द फ्रेज नोबल नेचर स्कूलिंग कवर्ड बोन टू बाइंड, यहाँ पे कौन सा पोइटिक डिवाइस है। तो हम ये करेंगे, उससे पहले देखो मेटाफर यूज करा जाता है कंपैरिजन के लिए। अगर इसमें कंपैरिजन है तो हम मेटाफर करेंगे। एलिट्रेशन का यूज करा जाता है जब क्या होती है, साउंड क्या होती है, कॉन्सोनेंट, जैसे एन एन, सी सी, बी बी। मैंने बहुत बार बोल दिया, तो अब देखो ये आ भी गया, तो यहाँ पे क्या है, एलिट्रेशन है। सिंबल हम यूज करते हैं जब कोई भी चीज सिंबलाइज करी जाती है, किसी को बता रहा होता कि ये चीज ये है, तब हम करते। ट्रांसफर एपिथेट तब होता है जब क्या कह रहा होता है कि कोई एक चीज को डिस्क्राइब करने के लिए हम दूसरी चीज के बारे में बोलते हैं। जैसे हम, मैंने ऐसे बोल दिया कि स्लीपलेस नाइट, तो इसका मतलब क्या है कि जो इंसान है वो स्लीपलेस है, ना कि जो नाइट है वो। तो अगर ये कंडीशन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रांसफर एपिटैप हो जाएगा, ये जो लास्ट ऑप्शन है वो। अगर मैं से कहूँ, शी वॉक्ड, WALKED, डाउन, DOWN, लोनली, द लोनली, LONEY, एंड रोड। यहाँ पे जो लोनली रोड है, कोई रोड लोनली नहीं हो रखा, इंसान है वो क्या है, वो लोनली हो गया है, तो लोनली रोड में क्या है, ट्रांसफर एपिटेप है। अगर मैं इसे कहूँ, शी गेव हिम आ NERVOUS, नर्वस स्माइल, तो कह रहा है कि उसने उसको नर्वस स्माइल दी। स्माइल नर्वस नहीं है, इंसान है वो नर्वस है, तो यहाँ पे नर्वस स्माइल में क्या है, ट्रांसफर एपिटेप है हमारा। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। कह रहे हैं एवरी मॉर्निंग वी ऑल आर, हर रोज हम लोग क्या करते हैं, कनेक्टिंग आवर सेल्फ टू नेचर, कि हम क्या करते हैं, खुद को कनेक्ट करते हैं नेचर से। जो पोइम है वो कौन किस में लिखी गई है, आयम्बिक पेंटामीटर में। द थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर किस में लिखी गई है, आयम्बिक पेंटामीटर में। अब ये इस पेपर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या बताना है हमें, ये जो दिए गए हैं इनके मीनिंग बताने हैं। तो तुम्हें जो जो मीनिंग आते हैं ना, उनको चूज कर लो। मान लो अकम्प्लिश का तुम्हें मतलब पता होता है, मान लो मैं ये मान रही हूँ, तो अकम्प्लिश का मतलब क्या होता है कि कोई भी काम है जल्द, मतलब खत्म कर लेना। ठीक है, तो काम जो है वो खत्म हो गया है, वो किस में आएगा। तो चौथे ऑप्शन में देखो क्या लिखा हुआ है, फिनिश सक्सेसफुली। तो यहाँ पे बी का क्या है, 4 है, तो जहाँ पे बी का 4 है वो उसको तुम रखो, बाकी काट दो। बी का 4 इसमें है, दूसरे में नहीं है तो ये कट गया, तीसरे में है, चौथे में नहीं है तो ये कट गया। अब दो ऑप्शन रह गए। मान लो तुम्हें कायोस का मतलब भी पता है। कायोस का मतलब क्या होता है, जब एकदम कंप्लीट डिसऑर्डर होता है, कंफ्यूजन होता है, तब हम कायोस वर्ड यूज करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, डी का क्या हो गया, एक हो गया, तो डी का एक जहाँ है वो उत्तर है, तो डी का एक सिर्फ इसमें है। ये तो हमने काट ही दिया था, तो ये हमने बचा रखा था, क्योंकि बी बी सेम थे ना। तो अब ये भी कट गया, तो एक क्या ऑप्शन रह गया हमारे पास, ए ऑप्शन रह गया। बाकी हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, और बाकी तुम अपने हिसाब से इसको एक बार पढ़ लेना, रीड कर लेना। ये क्या है हमारा, ये जो 150 है उसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऐसे ए सही हो जाएगा। ऐसे करके तुम क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो तुम्हारा पूरा पेपर। अब हम मिलेंगे अगले पेपर में, तब तक पढ़ते रहो।